नमस्कार, मेरा नाम है अकरम। स्वागत है आपका अपना जिला में। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मेरठ और एनसीआर में महसूस किए गए 9:05 पर भूकंप के तेज झटके। 4.1 तीव्रता से कांपी धरती, घरों से बाहर निकले लोग। मवाना थाना क्षेत्र के मील रोड पर दंपत्ति पर गिरा पेड़ गिरने से बच्ची की मौत, दंपत्ति घायल। 11 जुलाई से शुरू होगा कांवड़ मेला, 12 बजे से रूट डाइवर्जन। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए 2047 तक जनता ने दरवाजे किए बंद, सपा के संस्कार उसे ले डूबेंगे। और बीजेपी महानगर जिला अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और एमएलसी अश्विनी त्यागी ने गुरु पूर्णिमा पर औगड़नाथ में किए दर्शन, कहा गुरु ही बनाता है जीवन को संपूर्ण। और अब खबरें विस्तार से। मेरठ और गाजियाबाद सहित सुबह 9:05 पर तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। जैसे ही लोगों को भूकंप का एहसास हुआ, तभी लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। भूकंप की तीव्रता 4.1 बताई गई है, लेकिन भूकंप की अवधि बहुत कम होने की वजह से कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो पाया। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक भूकंप गुजर गया। वहीं वैज्ञानिकों के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.1 मापी गई है और इसका केंद्र हरियाणा के झज्जर जिले में बताया जा रहा है। मात्र 10 सेकंड के लिए आए इस भूकंप से लोगों में दहशत फैल गई। मवाना के मोहल्ला कल्याण सिंह अटोरा रोड के रहने वाले आवेश अपनी पत्नी शहजादी व 2.5 साल की बेटी निदा के साथ अपाचे बाइक से अपनी ससुराल शाहजहांपुर जा रहे थे। जैसे ही वे ततीना मोड़ के पास पहुंचे, तभी विशालकाय पेड़ उनकी मोटरसाइकिल के ऊपर गिर पड़ा, जिससे तीनों घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर थाना मवाना की पीआरवी घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी पहुंचाया, जहां से आवेश व निदा को मेरठ के एक निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जबकि शहजादी को सीएचसी में प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। वहीं इलाज के दौरान बच्ची निदा ने दम तोड़ दिया। उधर ततीना रोड पर तेज रफ्तार कैंटर उस वक्त बेकाबू हो गया जब कैंटर में पेड़ का तना घुस गया और कैंटर पलट गया। इस दौरान ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई और कैंटर के खेत में पलटने के बाद किसी ने पीआरवी को फोन किया और पीआरवी के जवानों ने पेड़ को हटाकर ट्रैफिक सुचारू रूप से चलाया। कैंटर से कूद ड्राइवर ने बताया कि कैंटर को लेकर वह किला रोड से मवाना जा रहा था, तभी यह हादसा हो गया। जिस तरीके से पेड़ कैंटर में घुसा है और गाड़ी डैमेज हुई है, उसके बाद ड्राइवर का जिंदा बचना लोगों को हैरत में डाल रहा है। मेरठ पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर बरस पड़े। बोले, जनता ने कांग्रेस, सपा और बसपा के लिए 2047 तक देश और प्रदेश की राजनीति में दरवाजे बंद कर दिए हैं। जनता ने कांग्रेस मुक्त भारत और बसपा व सपा मुक्त यूपी बनाने का संकल्प ले लिया है। अखिलेश यादव के कांवड़ को लेकर दिए जा रहे बयानों पर भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया और कहा कि अखिलेश यादव के संस्कार ही सपा को ले डूबेंगे और सपा अंत की ओर बढ़ रही है। 2027 में फिर 2017 दोहराएंगे और जनता सपा को साफ कर देगी। मंत्री नंद गोपाल नंदी के अफसरों की कार्यप्रणाली की सीएम से शिकायत करने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि कोई मंत्री, विधायक या कार्यकर्ता हो, सीएम को किसी भी विषय के बारे में अवगत कराते हैं और यदि कोई अधिकारी दोषी होंगे, कार्रवाई करेंगे। कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट विवाद को लेकर जयंत चौधरी के बयान की किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, सौहार्द बना रहे और कहा, जयंत चौधरी हमारे गठबंधन के साथी और वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने सही कहा, लेकिन सरकार की मंशा है धार्मिक भावना खंडित न हो। दरअसल एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ वो वृक्षारोपण करने आए थे। उन्होंने कहा कि 8 साल में यूपी में 210 करोड़ पेड़ लग चुके हैं और इनका संरक्षण हम सभी की जिम्मेदारी है। देखिए, कांग्रेस मुक्त भारत और सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश यह बनाने के लिए जनता ने संकल्प लिया है। अब कांग्रेस और सपा बसपा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में, सत्ता की राजनीति में 2047 तक अपने के लिए दरवाजे बंद समझे। अरे हमारे नेता हैं, हम उनसे मुलाकात की तो उसमें क्या है? हमारे अभिभावक है, हमारे मार्गदर्शक है, हमारे प्रेरणा स्रोत है मिलने के लिए। जयंत चौधरी जी हमारे वरिष्ठ नेता है, हमारे गठबंधन दल के जिम्मेदार साथी हैं। उन्होंने जो कहा गलत नहीं कहा है, लेकिन मैंने कहा कि कोई नेम प्लेट गलत लगाता है तो वो ना लगावे। अगर किसी को जानकारी मिलती है तो पुलिस प्रशासन को सूचना दे। लोगों की धार्मिक भावनाएं जो है वो आहत ना हो, खंडित ना हो, ये सरकार की मंशा है और समाज भी यही चाहता है, सब लोग यही चाहते हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी का जो संस्कार है, उनके पिताजी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई थी। जब श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो शिव भक्तों यानी कांवड़ियों के ऊपर लाठी चलवाते थे, भजन भी नहीं गाने देते थे। हमारी सरकार में चाहे राम भक्त हो, चाहे शिव भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे गंगा यमुना सरस्वती के संगम में कुंभ में डुबकी लगाने वाले हों, सबके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। ये संस्कार का असर है।
और श्री अखिलेश यादव जी को मैं यही कहना चाहता हूँ, यही संस्कार समाजवादी पार्टी को ले डूबेगा और समाजवादी पार्टी अपने अंत की ओर आगे बढ़ रही है। 2027 में हम 2017 दोहराएंगे। सपा को प्रदेश की जनता सफा कर देगी। न गुंडागर्दी चाहिए, न अपराध चाहिए, न माफियागिरी चाहिए, न दंगाई चाहिए और न मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले घिनौना खेल चाहिए। विकास चाहिए। घर में लगाए जाने का लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है जब शाम को यह अभियान पूरा होगा तो हम 37 करोड़ के आंकड़े को पार करेंगे। दूसरा, 8 वर्ष के कार्यकाल में 210 करोड़ पेड़ उत्तर प्रदेश के अंदर लगाए जा चुके हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। चाहे वह जल संरक्षण का मामला हो, चाहे पर्यावरण की अनुकूलता के लिए पेड़ काटने जितने पड़ते हैं विकास कार्यों के लिए उससे ज्यादा लगाने के लक्ष्य को पूरा करने का मामला हो, चाहे नदियों को पुनर्जीवित करने का मामला हो, चाहे अमृत वाटिका लगाने का मामला हो, मतलब हर दृष्टि से देश की 140 करोड़ की जो आबादी है, हर परिवार में आने वाली पीढ़ी है और आने वाली पीढ़ी के लिए अनुकूल पर्यावरण मिले। जल है तो कल है, यानी कल के लिए उनको जल बच्चों को मिले और हमारा देश सुरक्षित रहे, क्योंकि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और विश्व गुरु भारत जब दुनिया को सीख देने वाला देश है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं, तो ऐसे समय में अगर हम पर्यावरण के साथ अनुकूलता बनाए रखने में सफल नहीं होंगे, अपनी नदियों के प्रवाह को बनाए नहीं रखेंगे, हम तालाबों पे अगर कब्जा हो रहा है उसको हटाएंगे नहीं, जो सार्वजनिक उपयोग के स्थान है उनको हरा भरा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर से यह प्राकृतिक संकट है। इसलिए इस संकट से देश को, प्रदेश को मुक्त कराने के अभियान के तहत यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और हमें गर्व है हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 75 साल जब पूरे हुए आजादी के, उन्होंने अमृत सरोवर बनाने के लिए कहा, अमृत वाटिका लगाने के लिए कहा, जो तालाबों की जमीनों पे कब्जे तो उनको खाली कराने के लिए कहा और जिससे प्रकृति हर प्रकार से जो प्रकृति के साथ जरूरत, प्रकृति से जरूरत है वही लेना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसके लिए आज यहाँ सब लोगों ने सामूहिक रूप से संकल्प लिया। मैं अपने सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहाँ पे खड़े हैं, सबको आप जानते हैं, सबका नाम नहीं ले रहा हूँ। सभी हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, हमारे दोनों अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण और आप सभी पत्रकार मित्रों से भी मैं आह्वान करूंगा कि एक पेड़ माँ के नाम आप लोग भी लगाइए। देखिए, गैर कानूनी काम जो करेगा उसके खिलाफ कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है और वो होगी, और उसको लेकर के मुझे लगता है कि आप सब लोग भी, यह जो सवाल है उस सवाल का यही जवाब है कि उत्तर प्रदेश और देश में अब गैर कानूनी काम करने का कार्य जो लोग कर रहे हैं वह रास्ता छोड़ दें। वह रास्ता उनके लिए जेल का रास्ता हो सकता है, वह रास्ता उनको और कठोर सजा देने का हो सकता है, वह रास्ता अवैध रूप से अगर कुछ उन्होंने निर्माण किया है, धन कमाया है, तो उसकी सही जानकारी लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं सदा यही कहता हूं कि किसी को, क्योंकि जो चाहे वह धर्म यात्री, जिसको कांवड़िया कहते हैं, कांवड़ यात्री हैं, वो धार्मिक भाव से जाते हैं, श्रद्धा भाव से जाते हैं और उनके श्रद्धा को खंडित करने का अगर कोई काम किए हैं पहले, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन अब वो कर नहीं सकते हैं, ये उनको मालूम होना चाहिए। इसलिए ऐसा कोई कृत्य ना करें जिसके कारण से उनके खिलाफ कार्रवाई करना पड़े। और संगठनों को भी मैं अपील करूंगा वो सूचना दे पुलिस और प्रशासन को, जो इस प्रकार का मतलब आचरण अपनाएगा कि नाम कुछ और होगा, नाम कुछ और बताएगा, जाति कुछ और होगी, जाति कुछ और बताएगा, धर्म कुछ और होगा, धर्म कुछ और बताएगा, तो ये नहीं करना चाहिए। और अगर किसी संगठन के कार्यकर्ताओं को, समाज को सूचना मिलती है तो पुलिस प्रशासन को बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई। वहीं एक पेड़ मां के नाम 2.0 अभियान के तहत मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ वृक्षारोपण करने के बाद प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सर्किट हाउस पहुंचे। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया, जिसके बाद उन्होंने सर्किट हाउस में भी पौधारोपण किया। इस दौरान डीएम डॉक्टर वीके सिंह, एडीएम सिटी ब्रिजेश कुमार, सीडीओ नूपुर गोयल, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अलावा भाजपा के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 8 वर्ष के सरकार के कार्यकाल में हम लोग 210 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। आज 37 करोड़ पेड़ और लगने जा रहे हैं। आप सभी से भी अपील करूंगा, समस्त प्रदेशवासियों से अपील करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार, यानी वन है
तो जीवन है, जल है तो कल है, स्वच्छ भारत है तो स्वस्थ भारत है। इसके लिए सब लोग इस अभियान का हिस्सा बने और इस अभियान को सफल बनाओ। मैं ऐसी सबसे अपील करता हूं। और आज मेरठ में मेरा आना हुआ कार्यक्रम बहुत यशस्वी रहा, सफल रहा और सभी लोग इस जैसे पेड़ माँ के नाम से लगाएंगे और उसकी रक्षा भी करेंगे, उसकी सुरक्षा भी। एनडीए बिहार में बहुत बड़े अंतर से जीत रहा था। आज राहुल गांधी जी की अगुवाई में, राष्ट्रीय जनता दल की अगुवाई में जो इंडी गठबंधन ने बंद का काल किया है, ये उनका संविधान विरोधी कृत्य है। भारत संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी अपमान है। ये चुनाव आयोग का ही अपमान नहीं है। जब चुनाव ये हार रहे होते हैं तो इस प्रकार के मुद्दे बनाते हैं। लोकसभा चुनाव में भी संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, झूठ का गुब्बारा फुलाया था, उसकी हरियाणा की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, दिल्ली प्रदेश की जनता ने हवा निकाल दिया है। अभी ये बिहार में चारों खाने चित होने वाले हैं। घुसपैठिए वोटर नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग संविधान सम्मत जो काम कर रहा है उसका हम स्वागत। श्री अखिलेश यादव जी जिस परिवार से हैं, उनके पिताजी जब मुख्यमंत्री थे तो राम भक्तों पर गोली चलाई गई, हत्याएं की गई निहत्थे कार सेवकों की। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तब यहाँ शिव भक्तों पर लाठी चलाई जाती थी, भोले बाबा का भजन भी नहीं गाने दिया जाता था, नवरात्रि और दीपावली पे बिजली गायब कर दी जाती थी, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाए लेकिन अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाए। तो घोर हिंदू विरोधी व्यक्ति है और उनको ऐसे मामलों में बोलने का नैतिक अधिकार नहीं है। और 100 चूहे खा के बिल्ली हज को न जाए। कांवड़ यात्रा आने वाली है, 11 जुलाई से शुरू हो रही है और होटलों और ढाबों पर नेम प्लेट लगाने को लेकर मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने ढाबा संचालकों से उल्टा ही पूछ डाला कि ढाबा संचालकों को नेम प्लेट लगाने में क्या प्रॉब्लम है और अपनी जाति बताने में क्या शर्म है। सांसद अरुण गोविल ने पत्रकारों से कहा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर पूरे कांवड़ मेले की मॉनिटरिंग की जा रही है और वह खुद कांवड़ मेले को लेकर खासे उत्साहित हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद ने कहा कि जब सीएम खुद हेलीकॉप्टर के निरीक्षण कर रहे हैं और उत्तराखंड के सीएम के साथ लगातार बात कर रहे हैं तो शासन के लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ कांवड़ यात्रा को सुरक्षित संपन्न कराना तो है ही, साथ ही साथ कांवड़ियों को किसी भी तरीके की कोई समस्या भी ना आए, इसके लिए स्वयं सीएम योगी हर छोटी बड़ी चीज का संज्ञान ले रहे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जैसी सरकार चलानी चाहिए थी वैसी सरकार वह नहीं चला पाए। सरकार चलाई है उन्होंने, जो दिल्ली में सरकार, हाँ, उसके लिए वो खुद ही कह रहे हैं कि उसको सरकार चलाना कहते हैं क्या? मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी किया था उसमें। इसको सरकार चलाना थोड़ी कहते हैं। सरकार चलाना बड़ा एक ऐसा जिम्मेदारी का काम होता है। उन्होंने बहुत सारे काम किए जो गैर जिम्मेदारी के। पता नहीं, समझ में नहीं आता कि नेम प्लेट को लेकर प्रॉब्लम क्यों है। हमें अपना नाम बताने में क्यों प्रॉब्लम होनी चाहिए? आज बाजारों में नाम लिखा होता है ना, प्रोप्राइटर दुकानों पे सबका लिखा होता है ना। आज हम 5 रुपए के वेफर्स भी खरीदते हैं ना, तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है। कंपनी का नाम होता है, उसमें क्या क्या पड़ा है वो भी लिखा होता है, उसमें कितने पैसे का है वो भी लिखा होता है, उसमें कितनी कैलोरीज है वो भी लिखी, सब कुछ। आज जानकारी का युग है, जानकारी छिपाकर अब कोई अर्थ नहीं होता। वो अपना नाम, जाति है, जो भी कुछ है उसको क्यों बताना नहीं चाहते? उसमें शर्म किस बात की है उनको? कांवड़ को लेकर तो बहुत तैयारियां हो रही हैं। आप हम लोग रोज देख ही रहे योगी जी। नहीं, हमारी तरफ से तो जो तैयारियां जो है वो प्रशासन की होती है बेसिकली। जैसे अब योगी जी आकर हवाई पूरा निरीक्षण करके गए, कल डीजीपी की मीटिंग थी, तो प्रशासन, पुलिस, सभी लोग लगे हुए हैं। बिल्कुल भाई, वो नहीं पता। देखो, वो बेसिकली हमारे मुख्यमंत्री जी ने की थी पिछली बार भी, इस बार वो करेंगे। नहीं, अभी तो बहुत अरेंज, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया है और दिनों दिन ज्यादा ऑर्गेनाइज होता जा रहा है। और इस बार की कांवड़ यात्रा बहुत पहले से भी बहुत अच्छी और बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज है। हालांकि पहले से बहुत ज्यादा लोग शायद आने वाले हैं इस बार। माना जा रहा है कि 4 करोड़ लोग इसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन हर चीज, मतलब इस सरकार के टाइम में हर चीज जो है बेहतर होती चली जा रही है। सरदाना थाना क्षेत्र में एक और पुलिस चौकी खोल दी गई। बुधवार को चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग अटेरना पुल पर नई पुलिस चौकी का शुभारंभ कर दिया गया। एसएसपी विपिन ताड़ा ने फीता काटकर अटेरना पुल पुलिस चौकी का उद्घाटन किया। उद्घाटन समारोह में उनके साथ एसपी देहात राकेश कुमार मिश्र, सीओ संजय कुमार जायसवाल, थाना प्रभारी इंस्पेक्टर प्रताप सिंह और इंस्पेक्टर क्राइम शत्रुघ्न यादव समेत स्थानीय स्तर के तमाम गणमान्य लोग शामिल रहे। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि सरदाना क्षेत्र में यह तीसरी नई पुलिस चौकी बनाई गई है। सीसीटीवी कैमरे और सर्विलेंस तकनीक से लैस नई चौकियों से निश्चित तौर पर क्षेत्र की जनता को लाभ मिलेगा। इसके अलावा कांवड़ यात्रा या अन्य धार्मिक आयोजनों में भी यह चौकियां अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने बताया कि 1 माह के भीतर चौथी पुलिस चौकी का उद्घाटन भी कर दिया जाएगा। इसके अलावा सलावा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी के निकट प्रस्तावित थाना भी जल्द बना दिया जाएगा। जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनता है, वो बधाई के पात्र हैं जिन्होंने पुलिस का सहयोग किया।
साथ ही जो हमारे सीओ हैं जायसवाल जी और जो इंस्पेक्टर साहब हैं प्रताप जी, जो हमारे एसपी ग्रामीण हैं राकेश मिश्रा जी, इनके अथक प्रयासों से ये संभव हुआ है। और इस चौकी के निर्माण से आने वाले समय में आसपास के गांव पर विशेष सुविधा उपलब्ध होगी पुलिस की, साथ ही अपराध नियंत्रण में बहुत ये मददगार होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, अब सावन का महीना शुरू हो रहा है और सावन मास में जो कांवड़ यात्रा है, उन श्रद्धालुओं की सेवा के लिए भी ये एक बहुत अच्छी पुलिस चौकी सिद्ध होगी, जहां पर कि हमारे पुलिसकर्मी 24 घंटे उपलब्ध हो सकते हैं, गश्त कर सकते हैं और जो भी यहां पर लोग आएंगे उनकी पुलिस सेवाओं में मदद कर सकते हैं। तो एक मील का पत्थर साबित होगी और प्रमुख चौराहे पर स्थित है, जहां से आने जाने वाले सभी वाहनों की चेकिंग भी रात्रि के दौरान यहां से की जा सकती है। यहाँ पर कंट्रोल रूम के माध्यम से सीसीटीवी कैमरास के माध्यम से कंट्रोल रूम भी बनाया गया है, जिसमें कि निरंतर आने जाने वाले सभी ट्रैफिक को देखा जाएगा और जो कोई अगर घटना होती है तो उसके अनावरण में भी इससे सहयोग मिलेगा। बुधवार को ट्रांसपोर्ट नगर में कांवड़ मेला सही अच्छी तरीके से संपन्न हो जाए, इसके लिए एक मीटिंग हुई, जिसमें मुख्य अतिथि राघवेंद्र कुमार मिश्रा, एसपी ट्रैफिक मेरठ अरुण कुमार मिश्र, इंस्पेक्टर थाना टीपी नगर विनय कुमार शाही, टीआई ट्रैफिक मेरठ ने मुख्य रूप से भाग लिया। अरुण मिश्रा ने सभी ट्रांसपोर्टर की बातों को ध्यान से सुना और बड़े धैर्यपूर्वक जवाब दिए। सभी ट्रांसपोर्टर ने एक मत से कहा, हमारे लिए राष्ट्र और शांति पहले है और हम शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे। अगर हमें कल से भी गाड़ियां खड़ी करनी पड़ी तो हम गाड़ी खड़ी कर देंगे। हम चाहते हैं ये कांवड़ मेला शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए। हम तहे दिल से तन मन धन से अपने शासन प्रशासन के साथ हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या हमें नहीं है। आप जहां कहेंगे हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है। इस मीटिंग में मुख्य रूप से अमरजीत चिन्योटी, राजकुमार सचदेवा, राकेश विज, राजेश विज, पंकज अनेजा, अरुण चौहान, राज शर्मा, हरि गुप्ता, सरदार जसविंदर सिंह, संदीप गांधी वेद, प्रकाश गुप्ता, समीर कोहली, साबू कोहली ने भाग लिया। कांवड़ मेला शुरू होने में 24 घंटे से भी कम समय है और प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। एडीजी जोन भानु भास्कर ने वर्चुअल मीटिंग कर सभी से सूचनाओं का आदान प्रदान तुरंत करने के निर्देश दिए हैं, जिससे अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के बीच में समन्वय स्थापित हो सके और विशेष परिस्थितियों में दूसरे विभागों के साथ भी संवाद की स्थिति बनी रहे। अपनी मीटिंग में एडीजी जोन ने विशेष रूप से उन असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं जो सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाते हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे की ऊंचाई और अश्लील और उत्तेजक गानों को लेकर भी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से एक्टिव रहने के लिए कहा गया है। वर्चुअल मीटिंग में बसों की चेकिंग और शिविरों में चेकिंग के बारे में भी चर्चा हुई। वर्चुअल मीटिंग में मेरठ रेंज के डीआईजी कलानिधि नैथानी समेत जोन के एसएसपी, एसपी, एएसपी, सीओ, थाना प्रभारी, एसपी ट्रैफिक, सीएफओ, चौकी इंचार्ज और एलआईयूटी शामिल रहे। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी और एमएलसी अश्विनी त्यागी के नेतृत्व में बीजेपी के कार्यकर्ता कैंट स्थित औगणनाथ शिव मंदिर पहुंचे और देवों के देव महादेव के दर्शन कर मंदिर के मुख्य पुजारी और पुरोहितों की चरण वंदना कर आशीर्वाद लिया। इस मौके पर एमएलसी अश्विनी त्यागी के नेतृत्व में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपने अपने गुरुओं का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरुओं का सबसे ऊंचा स्थान है। माता पिता के बाद गुरु ही जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। माता पिता और प्रभु के बाद कोई स्थान है जीवन में तो वो अपने गुरु का है, जो हमें दिशा और ज्ञान देते हैं, जीवन जीने की पद्धति हमको सिखाते हैं। तो ऐसी गुरु पूर्णिमा पर भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा समस्त गुरुओं का, पुरोहितों का, संतों का आज पुष्पार्चन करके उनका अभिनंदन करने का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके कारण हम सब भाजपा के कार्यकर्ता आदरणीय पूर्व प्रदेश के महामंत्री, विधान परिषद में मुख्य सचेतक, सदस्य विधान परिषद आदरणीय अश्विनी त्यागी जी के नेतृत्व में हम सब लोग यहाँ आए हैं।
उधर श्री राम शरणम आश्रम मेरठ कैंट पर भी गुरु पूर्णिमा के पर्व पर श्री अमृतवाणी सत्संग किया गया। इस दौरान सभी भक्तों ने अपने गुरुओं को याद कर गुरु महिमा और राम भजन गाकर प्रभु भक्ति का आनंद लिया। सत्संग में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण कर चरण वंदना जानी थाना क्षेत्र के जानी कला गांव में नवा और अमीन पक्ष में जमीनी विवाद चल रहा है। न्यायालय के आदेश को लेकर राजस्व प्रशासन की टीम खसरा नंबर 611/1 पर कब्जा मुक्त करवाने के लिए राजस्व प्रशासन की टीम जानी कला गांव में पुलिस फोर्स के साथ कब्जा मुक्त करने के लिए पहुंची, लेकिन नवा पक्ष ने खसरा नंबर 595 पर न्यायालय का स्टे राजस्व प्रशासन को दिखाया और भारी विरोध किया। कब्जा मुक्त करने के लिए जैसे राजस्व विभाग जेसीबी से डोला लगाने चलाई तो महिला जेसीबी के सामने जमीन पर लेट गई और खेत में भारी पानी भरा होने के कारण भी कब्जा मुक्त नहीं कराया गया। लगभग 2 घंटे तक महिलाएं पानी में जेसीबी के सामने खड़ी रहीं। अभी कोई कब्जा मुक्त या कुछ नहीं हुआ है। अभी फोर्स व राजस्व प्रशासन मौजूद है। नवा पक्ष ने भी न्यायालय का आदेश स्टे होने का दिखाया। नवा पक्ष का कहना है कि जो न्यायालय का आदेश अमीन का है वह अलग जमीन का है, लेकिन अमीन पक्ष मेरी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, जिसे मैं स्टे न्यायालय के आदेश पर ले आया। छत से पुलिस पर पथराव किया गया, लेकिन जानी थाना प्रभारी महेश कुमार राठौड़ महिलाओं को पुलिस फोर्स के साथ हटवाया और कब्जा मुक्त कराया। किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने कमिश्नरी पर हल्ला बोल कर दिया। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने कमिश्नरी घेरी और जमकर नारेबाजी की। किसानों ने कमिश्नरी में ही हुक्का गुड़गुड़ाया और जमकर नारेबाजी करते हुए चेतावनी दे डाली कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो फिर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अधिकारियों का घर घेरेंगे। बड़ी संख्या में किसान कमिश्नरी पर ही धरना देकर बैठ गए। किसानों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी यहाँ से नहीं उठेंगे और इससे अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। किसानों ने बकाया गन्ना भुगतान दिलाने, एमएसपी गारंटी कानून बनाने, गांवों में स्मार्ट बिजली मीटर ना लगने, बिजली विभाग का निजीकरण ना करने सहित कई मांगों को लेकर यह बड़ा आंदोलन किया था। अधिकारियों ने किसानों को काफी समझाया, तब जाकर किसान माने और ज्ञापन भी सौंपा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अनुराग चौधरी का कहना है कि किसानों की समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हमने ज्ञापन दे दिया है और यदि मांग पूरी ना हुई तो फिर अब की बार और बड़ा आंदोलन होगा और ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर अफसरों का घर घेरेंगे। एमएसपी गारंटी कानून नहीं बन रहा, गन्ने का बकाया भुगतान नहीं मिल रहा, गड्ढा विभाग की जर्जर सड़कें नहीं बन रही और तो और कावड़ सेवा शिविर की अनुमति नहीं मिल रही। किसी का पोस्टमार्टम करवाना हो तो पोस्टमार्टम में 14-15 घंटे लग रहे। ऐसी कुल मिलाकर हमारी 150 समस्या है, जिसका ज्ञापन आज हम कमिश्नर साहब को देना है। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम और बड़ा घेराव करेंगे इनका 15 दिन बाद। अभी तो गेट बंद है, मिलने आया है, अभी कोई नहीं आया। सिटी मजिस्ट्रेट खड़ा मकाम है, जिले में ज्ञापन नहीं देना। हम कमिश्नर स्तर के अधिकारी को ज्ञापन देंगे। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स के आह्वान पर देश के करीब 27 लाख बिजली कर्मियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की।
उत्तर प्रदेश के लगभग 1 लाख बिजली कर्मियों, संविदा कर्मियों, जूनियर इंजीनियरों और अभियंताओं ने निजीकरण के विरोध में पूरे दिन व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे ने कहा कि भारत सरकार की और राज्य सरकार की बिजली के निजीकरण की जन विरोधी नीतियों के विरोध में और खासकर उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम व दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में देश के सभी प्रांतों के लगभग 27 लाख बिजली कर्मियों ने एक दिन की सांकेतिक हड़ताल कर अपनी एकजुटता का परिचय दिया है। नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि बिजली के निजीकरण का निर्णय वापस लिया जाए और भारत सरकार से मांग की है कि भारत सरकार का विद्युत मंत्रालय इस मामले में पहल कर उत्तर प्रदेश में बिजली के निजीकरण का निर्णय निरस्त करवाना सुनिश्चित करे। क्षेत्र की सारी सुविधाएं स्वीकार नहीं, अगर आज हमारे लाभ ले रहे हैं। सर्राफा कारोबारी निशांत रस्तोगी के साथ हुई 1 करोड़ की सोने की चोरी का अभी तक पता नहीं लग पाया है। बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस से तुरंत ही आरोपी नौकर नितिन वर्मा को गिरफ्तार कर माल बरामद करने की अपील की है। सूत्रों के अनुसार पुलिस कार्रवाई को लेकर गुप्त रूप से छापेमारी कर रही है, जिससे सोना चुराने वाला नितिन वर्मा गिरफ्त में आ सके। फिलहाल तो 24 घंटे के बाद भी पुलिस खाली हाथ है। आपको बता दें कि दिल्ली गेट थाना क्षेत्र के सर्राफा बाजार में निशांत रस्तोगी की दुकान है। निशांत का आरोप है कि उसके यहाँ काम करने वाला नौकर नितिन वर्मा 1 किलो सोना गायब करके ले आया। वहीं इस मामले में पुलिस जल्द ही आरोपी नौकर को तलाश करने की बात कह रही है। बुधवार को शाइनिंग स्टार क्लब के तत्वाधान में मासिक सभा का आयोजन किया। इस दौरान कार्यक्रम की शुरुआत क्लब की संस्थापक शालू गुप्ता ने प्रार्थना के साथ की। इसके बाद क्लब के सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के गेम्स खेले और खूब एंजॉय किया। वहीं मैंगो पार्टी के दौरान सभी सदस्य पीले रंग की ड्रेस में पहुंचे और आम खाकर जमकर मस्ती की और डांस किया। कार्यक्रम के अंत में सभी ने कैट वॉक किया, जिसके बाद सभी को उपहार देकर सम्मानित किया गया। हम सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक एंटरटेनमेंट मीटिंग के लिए, जिसमें कि आप देख सकते हैं सबके हाथों में आम है। आज हम लोग यहाँ पे मैंगो सीजन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आम पार्टी कर रहे हैं और आज यहाँ पे गिफ्ट में भी आम मिल रहे हैं, खाने के लिए भी आम मिल रहे हैं, गेम्स में भी आम है। आम के साथ हमने वॉक करी है, गेम्स सारे आम वाले खेल रहे हैं और आम के सीज़न को खूब एंजॉय कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं सारी लेडीज़ और बहुत अच्छे से इस सीज़न को सेलिब्रेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने के विरोध में बुधवार को आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्कूल बचाओ अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ता प्राथमिक विद्यालय गोटका पहुंचे और यहीं की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि ग्रामवासियों के अनुसार प्राथमिक विद्यालय गोटका में 37 बच्चे पंजीकृत थे, जिनकी उम्र 6 से 14 वर्ष के बीच है। इसके बावजूद सरकार ने स्कूल को बंद कर इससे 2.5 किलोमीटर दूर गगोल गाँव में शिफ्ट कर दिया। सर्दी, गर्मी व बरसात के मौसम में यह सवाल और भी गंभीर हो जाता है कि 6 से 14 साल के छोटे बच्चे जो प्राथमिक स्तर पर पढ़ाई करते हैं, इतनी दूर पैदल कैसे स्कूल जाएंगे। यह स्थिति न केवल बच्चों की शिक्षा को बाधित कर रही है, बल्कि उनके भविष्य को भी खतरे में डाल रही है। अंकुश चौधरी ने कहा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का खुला उल्लंघन है। धारा 6 के तहत स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि प्रत्येक बच्चे को 1 किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह एक्ट 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। जय हिंद साथियों, आज हम गोटका गांव के प्राथमिक विद्यालय में, जो मेरठ जनपद में पड़ता है, और इस गांव के अंदर, इस प्राथमिक विद्यालय के अंदर 37 बच्चे पढ़ते थे, 37। लेकिन योगी आदित्यनाथ का जो फरमान एक आया, उसी के क्रम में यहाँ की बीएसए आशा चौधरी ने एक नोटिस निर्गत किया कि इस विद्यालय को बंद किया जा रहा है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गगोल गांव के स्कूल में इसका मर्जर किया जा रहा है। आरटी एक्ट के अंदर यह साफ साफ उल्लेख है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। ये सीधे सीधे उसका उल्लंघन है, जबकि इस प्राथमिक विद्यालय में 37 बच्चे पढ़ते थे। यहाँ पे हमारे साथ में गाँव के मौजूद व्यक्ति हैं, साथी हैं, जिन लोगों ने इसका विरोध भी किया और उसके बावजूद इसको बंद कर दिया गया। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि इस स्कूल की व्यथा, इस स्कूल की कहानी, कि क्यों इसको बंद कर दिया गया और गांव वालों के लोगों के विरोध के बावजूद जबरन इसको बंद किया गया। संयुक्त ट्रेड यूनियन परिषद के पदाधिकारी और सदस्य प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। परिषद के सदस्यों ने बताया कि किसान, छात्रों, नौजवानों समेत देश की आम जनता से संबंधित समस्याओं को लेकर केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए देश के श्रमिक संगठनों और स्वतंत्र फेडरेशनों के आह्वान पर 9 जुलाई को 1 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई थी। संयुक्त ट्रेड यूनियन परिषद के पदाधिकारियों ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए कई मांगों के निस्तारण को लेकर ज्ञापन सौंपा
सौंपा है, जिसका जल्द से जल्द समाधान किया जाए। कि जहां देश के 25 करोड़ लोग सड़कों पर उतरकर अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल कर रहे हैं, मेरठ में भी हर कार्यालय के साथी, चाहे वो बीमा के हैं, चाहे वो बैंक के हैं, चाहे वो आयकर के हैं, चाहे वो बीएसएनएल के हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, चाहे हमारे यूपी समारे के साथी हैं, ये सारे लोग सड़कों पर निकल के आज हड़ताल आयोजित करके सरकार से मांग कर रहे हैं कि नीतियों के चलते पिछले 11 वर्षों में जो हालात इस हिंदुस्तान के अंदर बन रहे हैं, उन नीतियों के कारण देश का जो आम आवाम है वो लगातार सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, उसकी आय के साधन सीमित किए जा रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है, न सरकारी मिल रहा है, न प्राइवेट मिल रहा है। और तो और जो श्रम कानूनों के माध्यम से अधिकार इस हिंदुस्तान के ट्रेड यूनियन मूवमेंट को मिले हुए थे, उन अधिकारों को भी सरकार के द्वारा 4 श्रम संहिताओं को लागू करके खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हड़ताल करने के अधिकार के लिए किसी भी डिपार्टमेंट में 75% लोगों की पूर्व सहमति लेना निश्चित तौर पर एक ऐसा काम करने जा रही है सरकार कि लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिले हुए हैं, जो संवैधानिक अधिकार मिले हुए हैं, उनको बुलडोज करना चाहती है, उनको खत्म करना चाहती है। उस साजिश को बेनकाब करने के लिए, उस साजिश का पर्दाफाश करने के लिए देश के मजदूर किसान कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेके गुवाहाटी तक सड़कों पर निकल के लाल झंडे के साथ मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन काले कानूनों को वापस लेना पड़ेगा, वरना ये संघर्ष और दूर तक जाएगा। इसकी तपिश हिंदुस्तान के हुक्मरानों की सोना हराम कर देगी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के शर्मा नगर की रहने वाली बुजुर्ग महिला आशा रानी बुधवार को पुलिस ऑफिस पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि उसके बेटे से शर्मा नगर के ही रहने वाले पारस मिगलानी ने 30,000 रुपए उधार लिए थे। आरोप है कि 2 दिन पूर्व रुपए वापस मांगने पर पारस ने आशा के बेटे और परिवार के साथ घर में घुसकर मारपीट करते हुए महिला की चेन छीन ली और कपड़े फाड़ दिए। महिला ने मामले की शिकायत थाना पुलिस से की, लेकिन शिकायत के बाद भी थाना पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं बुजुर्ग महिला की बात सुनकर एसएसपी ने मामले की जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे बेटे ने 30,000 रुपया लेना था किसी से, है वो न कि मेरे बेटा घर पे मिला नहीं है न कि पारस में मिगलानी और सोनू न कि उसका नाम क्या काजल मिगलानी है और विशु है, और ये मुझे न कि चार बंदे थे, चारों ने आके हथियार समेत मेरे को मारा है और मेरे को सड़क अंदर गेट के अंदर ही लिटा दिया है और मेरी चैन खींच के ले गए और कहते हैं कुतिया आज के अंदर के आप तू कर ले, तूने जो करना है। अपना जिला में फिलहाल इतना ही। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।